उनके आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमें उन्हें मारना पड़ा। साहब, ओ साहब, आवाज अब तेज होने लगी थी। जनरल को अचानक होश आया कि वो 50 साल पहले हुई घटना को याद कर रहे थे। एक बार फिर वो पतला दुबला लड़का कमरे में जनरल की आंखों के सामने खड़ा था। उन्होंने अपनी राइफल निकाली जो उन्होंने काफी समय से इस्तेमाल नहीं की थी, और ट्रिगर दबा दिया। सामने जनरल की पत्नी थी जो अब उनके पैरों में गिरी हुई थी। इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। इंडिया अमेरिका, रूस और चीन की सैन्य ताकत से पीछे है, जबकि यूनाइटेड किंगडम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। देश सेवा की भावना रखने के लिए युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। हर साल लाखों की संख्या में लोग सेना में भर्ती होने के लिए आते हैं। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या हर साल बढ़ती है। देश की सेवा करने वाले सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। एक सुरक्षा कवच बनकर ये हमारे देश की सेवा करते हैं। ये देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें अपने भारतीय सेना पर गर्व और अभिमान है। जब भारतीय सेना वर्दी में हथियारों को लिए कदम से कदम मिलाकर एक साथ सीमा की ओर चलती है, तो ये हमारे भारत की ताकत को दर्शाती है। भारतीय सेना अपने राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहती है। सेना में बहादुर और साहसी लोगों की भर्ती की जाती है, जो केवल देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते भी हैं। भारतीय सेना का एक बड़ा भाग हमारी थल सेना के रूप में हमारे भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। वही वायु सेना हमारे आकाशीय सीमाओं को, तो जल सेना हमारे समुद्री सीमाओं की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरत आने पर ये तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर देश की सेवा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सैनिक जो पूरी ईमानदारी से हर परिस्थिति से लड़ते हैं, रिटायर होने के बाद उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आते होंगे? जिस सैनिक ने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय दिन रात राइफल, बंदूक, आतंक से भरी हुई आवाजों को सुनकर बिताई हो, क्या रिटायर होने के बाद उसे चैन की नींद आती होगी? जिस सैनिक को चीखे सुनने की आदत हो गई हो, क्या अब वो अपने परिवार की खुशियों में पूरी तरह से शामिल हो पाएगा? शायद नहीं। आज हम आपको ऐसे ही एक सैनिक के बारे में बताएंगे जो रिटायर तो हो चुका है, लेकिन आज भी उसे रात के सन्नाटे में उन लोगों की चीखें सुनाई देती है जिन्हें उस सैनिक ने सीमा पर मार गिराया था। रात हो चुकी थी और फिर से जनरल अपने कमरे में उन आवाजों को सुन पा रहे थे जो कई रातों से उन्हें परेशान कर रही थी। मत मारो साहब, हमारा कोई कसूर नहीं है। वे लोग हमें गांव से उठाकर लाए थे। हमेशा की तरह आज भी रिटायर्ड जनरल को साफ सुनाई दे रही थी वो आवाजें। वो कश्मीरी आवाज है जो उन्होंने कुछ सालों पहले सुनी थी। आवाज से लग रहा था मार खाने वाले व्यक्ति की उम्र कुछ 19 से 20 की होगी। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उनके सामने वाली खिड़की पे उन्हें कुछ चेहरे दिखाई दिए। हाँ, ये वही पापी लोग थे, वही तीखी नाक, वही हरे और ग्रे रंग की आंखें, वही नीले रंग की शर्ट पहने हुए था जिसके ऊपर का बटन खुला हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि जनरल साहब की याददाश्त अब कमजोर हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्हें उन पापियों का चेहरा याद था। यूं तो उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी या कौन सी सब्जी लाने के लिए उनकी पत्नी ने कहा था। उनकी पत्नी भी कभी कभी इस बात के लिए उन पर गुस्सा दिखाती, और आजकल तो वो अलग ही सोती है। अक्सर जनरल साहब की नींद बीच में खुल जाती है तो वो बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं या टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी पत्नी की कच्ची नींद होने की वजह से अक्सर आँख खुल जाती और अगले दिन जनरल साहब को खूब सुनाती, क्या आपने फिर मेरी नींद खराब कर दी? इसलिए आजकल वो अलग कमरे में सोने लगी है।
ये सब सोचते हुए इन्होंने अपने पढ़ने वाला लैम्प जलाया और अलार्म क्लॉक को दबा कर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। उन्होंने घड़ी को वही रखा और अपनी सांस को थमाते हुए सोने चले गए। लेकिन नींद कैसे आती? बार बार वही आवाजें परेशान कर रही थी। ये पहली रात नहीं थी कि ये आवाजें उन्हें इतना परेशान कर रही थी, बल्कि जब ये 15 साल पहले रिटायर हुए थे तभी से ये आवाजें उनका पीछा कर रही है। उनकी सूखी खांसी ने फिर रात की चुप्पी को तोड़ा, जिससे उनकी आंखें फिर से खुल गई। इस बार उन्हें एक बूढ़े आदमी की थकान भरी आवाज सुनाई दी, जो उनसे उस बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। मत मारो साहब, बच्चा है, आपको दुआ देगा। उन्हें पता था ये फिर से वही 5 लोगों का समूह था जो उन्हें रात के अंधेरे में जगाने आए थे। इस बात को 50 साल बीत गए हैं और जनरल साहब उस समय में खो गए जब वो कश्मीर में ड्यूटी पे थे। ठंड से नाक लाल होने लगी थी। उन्हें उस लड़के के मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। इससे बचने के लिए उन्होंने अपनी सिगरेट ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें याद आया कि कल ही जब वो अस्पताल गए थे तो डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि सिगरेट की वजह से उनके फेफड़े का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया है और अब उन्हें सिगरेट से दूर रहना होगा। जनरल को ये बात अच्छे से पता थी। एक समय था जब वो अपना अधिकतर सफर पैदल ही तय करते थे, लेकिन अब तो हर काम के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करते थे। कुछ देर भी अब तो पैदल चलने से सांस भरने लगती थी। अब तो खांसते हुए मुंह से खून भी निकलने लगा था। लहसुन की गंदी बदबू से निकोटीन की मिठास सूंघते हुए मरना उन्हें बेहतर लगा। साहब साहब की पुकार से उन्होंने देखा खिड़की पे फिर से वही लोग आए हैं जो उन्हें घूर रहे हैं। जनरल को लगा कि वो खिड़की पर लगे पर्दे को खींचे, लेकिन हमेशा की तरह वहां कोई नहीं था। उन्होंने कमरे में रखी 2 नाली राइफल देखी जो दीवार के पीछे लटकी हुई थी। उन्होंने सोचा जब वे फिर से उन बदबूदार चेहरे वाली पापियों को देखेंगे, उसी पल गोली से उसकी छाती छन्नी कर देंगे। बात 50 साल पहले की है। कश्मीर के आंदोलन के समय 5 लोग कुरेज के चट्टान में छुपे हुए थे। मेजर को बात समझ आ गई थी कि वो सब ठंडी हवाओं से बचने के लिए छुपे हुए हैं। उनके पास AK-47 राइफल थी। ये वो लोग थे जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालातों से मजबूर होकर यहाँ आए थे, या यूं कहूं कि बेमन युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया गया था। कश्मीर की पोस्टिंग किसी भी सैनिक के लिए श्राप से कम नहीं है। मेजर को उन लोगों से इस कदर नफरत हो गई थी कि अगर परमाणु बम भी गिर जाए तो भी मेजर को मरना आसान लगता। उन्हें लगता था कि किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे से अगर किसी का ध्यान अलग करना हो तो कश्मीर में आग लगा दो। कितने ही सैनिक अपनी जिंदगी देश के नाम कर देते हैं और लोगों के लिए इनका शहीद होना केवल कुछ ही दिन के लिए चर्चा का विषय बनता है और फिर सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ये सब सोचते हुए उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम हमारे पास हाथों के बल नीचे उतार कर आ जाओ, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मेजर की आवाज ठंडी हवा में गूंज रही थी। आत्मसमर्पण कर दो तो सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी, मेरा तुमसे वादा है। मेजर ने अपने सैनिकों के साथ आतंकवादियों को घेर लिया और कहा कि शाम ढलने से पहले आ जाओ हमारे पास। डरो मत, मैंने सीनियर से बात कर ली है, आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दुर्जन सिंह ने मेजर से कहा वो लोग नीचे आ रहे हैं। मेजर ने देखा जैसे जैसे वो पास आ रहे थे आतंकवादियों के चेहरे पे डर बढ़ता जा रहा था। मेजर ने देखा कि उस समूह में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो नौजवान लड़कों को गांव से ये कहकर लाया था कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, ये काम करने पर तुम्हें जन्नत मिलेगी। उस समूह में से एक पतला दुबला लड़का मेजर को नजरें झुकाए देख रहा था। ये कोई खुकार आतंकवादी नहीं थे, बल्कि डरे सहमे हुए जिन्हें शायद पता भी नहीं था कि अपनी जिंदगी को कितने बड़े जोखिम में डालकर वो यहाँ आए हैं। मेजर ने उन सभी को एक कतार में खड़ा किया और पानी पिलाया। सूखे होठों से पानी लगा तो मेजर समझ गए ये काफी दिनों से भूखे और परेशान है। मेजर ने उस बूढ़े आदमी की राइफल ली और कहा, मुझे माफ करना, मैं पानी पिलाने के अलावा और कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। बूढ़ी आंखों ने मेजर को देखा, मानो सवाल कर रही हो कि आपने तो कहा था हम सुरक्षित हैं,
अब आप वादा तोड़ रहे हैं? मेजर ने उनसे पूछा, क्या ये सच है कि आप लोग विस्फोटकों से भरी कारों से अपने साथियों को बम पहनाकर सैनिकों को मार देते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, वो जिहाद है। उन्होंने फिर पूछा कि अगर आज आपको जाने दे तो क्या आप फिर कल हमारे सैनिकों को मारेंगे? बूढ़े आदमी ने कहा, ये मेरा जिहाद है। उस समूह से एक लड़के ने रोते हुए कहा, मत मारिए साहब, ये लोग हमें गांव से उठाकर लाए हैं। मेजर ने उसे कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, और अपनी राइफल उठाई और उस लड़के का सीना गोलियों से छिन्नी कर दिया। उसी रात चट्टान की घाटी के सन्नाटे में 4 और गोलियां चली। मेजर ने वॉकी टॉकी पर कहा कि आतंकी आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमें उन्हें मारना पड़ा। साहब, ओ साहब, आवाज अब तेज होने लगी थी। जनरल को अचानक होश आया कि वो 50 साल पहले हुई घटना को याद कर रहे थे। एक बार फिर वो पतला दुबला लड़का कमरे में जनरल की आंखों के सामने खड़ा था। उन्होंने अपनी राइफल निकाली, जो उन्होंने काफी समय से इस्तेमाल नहीं की थी, और ट्रिगर दबा दिया। सामने जनरल की पत्नी थी, जो अब उनके पैरों में गिरी हुई थी। चारों तरफ खून बह रहा था। आसपास गिलास के टुकड़े थे, जिससे अब पानी बिखरा हुआ था। उनकी पत्नी के बेजान हाथों में जनरल की अल्प्रोस दवाई थी। जनरल को शायद पछतावा था, जो उन्हें रात में 15 साल से सोने नहीं दे रहा था। रिटायर होने के बाद कोई छुट्टियां बिताने हिल स्टेशन में जाता है, तो कोई अपनी बाकी जिंदगी परिवार के साथ बिताने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन हर किसी के नसीब में ये खुशी कहा। तभी तो जब एक सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान सीमा पर खड़े रहकर देश की रक्षा करता है और रिटायर होने के बाद अपने पछतावे, मरे हुए लोगों की चीखें उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताता है।